किया गया है और एक भाग आपको यहाँ से ये यहाँ पर दिखाया गया है। तो ये बड़ी आंत का पूरा अलग से चित्र यहाँ पर आपसे, ठीक है। एक ये वाले अंग के बारे में भी समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है हमारे पाचन तंत्र के अंदर। ये छोटा सा देखो ये वाला और पूरे पाचन तंत्र के एक एक भाग। जय हिंद, जय भारत स्टूडेंट्स, कैसे हो? मैं हूं प्रवीण कुमार प्रजापति, आपके सामने फिर से लेके आया एक नया वीडियो जो क्लास 10th का, और उसमें हम लोग विज्ञान में कर रहे थे चैप्टर नंबर 5 जैव प्रक्रम न्यू NCERT से, और उसका लेक्चर 3 पे हम लोग आए थे। और आज का हमारा जो मुद्दा है वो है मनुष्य में पोषण। बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हमेशा से ये टॉपिक इम्पोर्टेंट रहा है क्योंकि हम लोग इसमें ये समझेंगे कि हम जो भी खाना खा रहे हैं, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने एक चित्र लगाया है जिसमें इतने सारे प्रकार के खाने की चीज़ें, देखो क्या क्या है, रोस्ट चिकन है, चीज़ है, बटर है, फिर क्या है यहाँ पे चीज़ है, ऑमलेट है, जितनी भी चीज़ें ये सब है, नॉन वेज वेजिटेरियन जो भी चीज़ हम खा रहे हैं, तो उस चीज़ों को खाने के बाद ऐसी कौन सी प्रोसेस होती है, ऐसा कौन सा प्रक्रम हमारे शरीर में होता है जिससे कि हमें मिलता है अमीनो एसिड, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट और भी बहुत सारे मिनरल्स जैसे कि पोटेशियम, कैल्शियम, जो भी चीज़ें हमारे बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है, फॉस्फोरस, जितनी भी चीज़ें हैं हमें वो कहाँ से मिलती है, कैसे मिलती है। अपने को इतना पता है कि ये सब चीज़ें हम खाने के बाद ही हमको मिलेगी। ये तो हमारे जो मम्मी पापा पढ़े लिखे नहीं है वो भी हमें कहते हैं कि बेटा खाना खाओ वो एनर्जी आएगी, बेटा ये खाओ एनर्जी आएगी, वो खाओ ये आएगी वो आएगी। लेकिन ऐसा कौन सा प्रोसेस है जिसके बाद ये खाना जो है वो कन्वर्ट हो जाता है इन सब चीज़ों में? तो हम आज वो प्रोसेस यहाँ पर जानेंगे। कौन सी प्रोसेस? जैव प्रक्रम के अंदर मनुष्य में पोषण वाली। कौन सी? मनुष्य में पोषण। चलिए, मनुष्य में पोषण से पहले हम लोग एक NCERT का चित्र को थोड़ा एनालाइज करेंगे कि NCERT की हमारी बुक में ये चित्र हमें ऑलरेडी दिया गया है। इसमें कौन कौन सा ऑर्गन, कौन कौन सा अंग हमें यहाँ पर पता चल रहा है, उसको हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं। तो जब हम मनुष्य का पाचन तंत्र पढ़े, हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं मनुष्य में पोषण, यानी उसमें मनुष्य का पाचन तंत्र समझेंगे, तो हमें ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए कि हमारे शरीर के अंदर कौन कौन सा अंग जो है वो पाचन तंत्र में भाग ले रहा है। ठीक है, तो सब अंगों को एक एक करके हम जानेंगे और किस अंग में किस ढंग का पाचन होता है वो भी हम आज अच्छे से यहाँ पर जानेंगे। सबसे पहले आपको चित्र में दिखाई दे रहा है, यहाँ पर लिखा है जीवा और मुंह लिखा है मुख गुहा। फिर इसके बाद आपको यहाँ पर दिखेगा ग्रसिका जो NCERT का चित्र है। फिर इसके नीचे और आओगे तो हमें दिखेगा आमाशय। फिर इसके आगे और आओगे तो हमें क्षुद्रांत, बृहदांत्र, ऐसे सब चीज़ें हमें दिखाई देगी। लेकिन समस्या ये कि इस चित्र में हम लोग एक एक अंग को अच्छे से आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, पता नहीं कर पाएंगे कौन सा अंग अच्छे से कैसा दिखता है। ठीक है, तो इसके लिए भी मैं यहाँ पर चित्र लेके आया हूँ ढेर सारे, वो भी हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे मुख गुहा को, और मुख गुहा में हो रहे पाचन के बारे में भी हम लोग समझेंगे। ठीक है, ये आप देख सकते हैं ये क्या है, मुख गुहा, यानी आपका जो मुंह है ना, मुंह वो साइड के व्यू से कैसा 3D में दिखाई देता है, ऐसा कुछ यहाँ पर है। यानी मुंह में भी पाचन होता है, मुंह से ही पाचन की शुरुआत होती है, तो उसके बारे में भी अपने को पढ़ना होगा। फिर हम लोग इसके बाद में जानेंगे कि यहाँ पर हमारे ग्रसिका से होता हुआ भोजन चला जाता है, तो आमाशय कुछ इस ढंग का दिखाई देता है, उसके बारे में भी अच्छे से जानेंगे। उसमें हो रहे पाचन के बारे में भी समझेंगे। फिर आमाशय के बाद आता है ये देखो कुछ रस्सी जैसी चीज़ें आपको दिखाई देगी। देखो ऐसा लग रहा है जैसे कि वो गले में बांधने वाली चेन नहीं आती है, वो कुत्तों भेड़ बकरियों को बांधते जिस चेन से, वैसी कुछ चेन है। और इस चेन को अपने लोग क्या बोलते हैं? क्षुद्रांत्र, यानी छोटी आंत बोला जाता है इसे। ठीक है, एक ये वाले अंग के बारे में भी समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट अंग है, और उसमें हो रहे पाचन के बारे में समझेंगे। फिर इसके बाद में यहाँ पे एक ग्रंथि का नाम दिया है। ये ग्रंथि बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है हमारे पाचन तंत्र के अंदर, जो कि एक लीवर है। फिर इसके बाद लीवर के बाद यहाँ पर हमारे अग्नाशय यानी पेनक्रियास के बारे में भी हम लोग जानेंगे। फिर इसके बाद ये मैंने पूरा का पूरा एक बार फिर से पाचन तंत्र का चित्र यहाँ पर दिया है। ठीक है, इसमें सिर्फ मुंह नहीं है, बाकी देख लो ये फिर से हमारा आमाशय है, फिर छोटी आंत है, फिर बड़ी आंत है, ऐसा कुछ यहाँ पर दिया गया। फिर इसके बाद दिया देखो बड़ी आंत का पूरा अलग से चित्र यहाँ पर आपको दर्शाया गया है। फिर इसके बाद एक विलाई का चित्र, ये भी समझेंगे क्या है ये चीज़। इस ढंग से हम लोग पाचन तंत्र के बारे में अच्छे से एक टॉपिक 1 बाय 1 करके हम लोग यहाँ पर समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग फिर से स्टार्ट करते हैं कि भाई जो भी चीज़ें हमने खाई है उसके बाद वो बदल जाती है अमीनो एसिड, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट। लेकिन उसके दौरान बीच में ऐसा कौन सा वो प्रक्रम होता है
कि जिससे ये सब चीज़ें इसमें कन्वर्ट हो जाती है। तो सबसे पहले चलिए हम लोग शुरू करते हैं मुख गुहा से। किससे शुरू करेंगे? मुख गुहा से। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा मुख गुहा, यानी मुंह से पाचन की शुरुआत, मुख गुहा। ठीक है, मुख गुहा में आप देखोगे यानी बकल कैविटी, इसको क्या बोलते हैं? बकल कैविटी। पाचन की शुरुआत मुंह से ही हो जाती है, क्योंकि भाई मुख गुहा में जो दांत होते हैं वो दांत क्या करते हैं? दांत भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। छोटे छोटे टुकड़ों में खंडित कर देता है। खंडित कर देता है। ये था मुख गुहा के अंदर आए हुए दांत का काम। ये तो हम बहुत बचपन से पहले से जानते, लेकिन उसके बाद हम लोग जो जानेंगे वो जो चीज़ होने वाली है वो क्या है? उसके बाद हम लोग जानेंगे लार ग्रंथि के बारे में। कौन सी चीज़? लार ग्रंथि। इसी के नीचे जो लाइन है आपको टॉपिक वाइज बना के इसमें लिखने, मुख गुहा में पाचन, फिर आमाशय में पाचन, फिर छोटी आंत में, फिर बड़ी आंत में। ऐसे ऐसे हम लोग पूरे पाचन तंत्र के एक एक भागों का अच्छे से वर्णन करेंगे। ठीक है, चलिए फिर इसके बाद क्या करेंगे? मुख गुहा में क्या होती है? मुख गुहा में लार ग्रंथियाँ पाई जाती है। क्या पाई जाती है? लार ग्रंथियाँ पाई जाती है। वे लार ग्रंथियाँ क्या करती है? मुख गुहा के अंदर? आपने नोटिस किया है जब आप पकौड़ी खाने जाते हैं, फिर पानी पूरी गोलगप्पे खाने चले गए, या ऐसी चीज़ जो आपकी मन पसंद है, तो देखकर ही मुंह में से कुत्ते के कैसे मुंह में पानी आता है वैसे हमारे मुंह में भी पानी आने लगता है। या फिर नींबू को निचोड़ के देखो तो मुंह में एकदम से पानी सा क्रिएट हो जाता है। वो क्या होता है? तो वो लार होती है। और वो लार कहाँ से आती है? मुंह के अंदर ग्रंथियाँ आई होती है। आपको पता नहीं है, लेकिन ये जो हमारी मुख गुहा है उसके अंदर आई होती है ग्रंथियाँ, जिनका नाम क्या होती है? लार ग्रंथियाँ। क्या पाई जाती है? लार ग्रंथियाँ। लार ग्रंथियों में से क्या? लार ग्रंथियाँ क्या करती है? लार ग्रंथियाँ लाला रस का स्राव करती है। किसका? लाला रस का स्राव करती है। स्राव करती हैं। बहुत अच्छी बात है। लार ग्रंथियाँ किसका? लाला रस का स्राव करती है। लाला रस मतलब वही जो हमारी लार है, या कोष्ठक में हम लोग करेंगे लार। और इस लाला रस में एक एंजाइम पाया जाता है। लाला रस में, लाला रस यानी ये जो लार है इसमें क्या पाया जाता है? जैव रासायनिक एंजाइम या जैव एंजाइम भी बोलते हैं। जैव एंजाइम पाया जाता है लार एमिलेज। क्या पाया जाता है? लार एमाइलेज पाया जाता है। देखिए भाई, अब फिर से समझेंगे कि करके। भाई साहब, मुख गुहा में लार ग्रंथि आई होती। आपकी जो मुख गुहा है बकल कैविटी, उसके अंदर छोटे छोटे आपको पता नहीं है लेकिन छिद्र होते हैं, और उसके अंदर से पानी निकलता है। उस पानी को हम लोग क्या कहते हैं? लार कहते हैं, या लाला रस कहा जाता है। वो लाला रस के अंदर होता क्या है? एक केमिकल होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? लार एमिलेज। क्या कहते हैं? लार एमिलेज उसे कहते हैं। जैसे कि ये मुंह है, इसके अंदर यहाँ पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं ऐसे अंदर। ठीक है, या मतलब ग्रंथियाँ होती 3 जोड़ी होती है। हकीकत में ये कितनी होती है? 3 जोड़ी ग्रंथियाँ होती है। इतना हमें डिटेल में नहीं जाना है, लेकिन हम लोग इतना जानेंगे कि
ये जो लाला रस है या लार है उसके अंदर एक केमिकल पाया जाता है जिसका नाम है लार एमाइलेज। अब इस लार एमाइलेज का क्या काम है भाई? लार एमाइलेज क्या करता है? ये लार एमाइलेज क्या, लार एमाइलेज या एमिलेज भी कहते हैं इसको, ये क्या करता है? ये मंड जटिल अणु को सरल शर्करा में बदलता है या जटिल कार्बोहाइड्रेट को किस में बदलता है? सरल शर्करा में बदलता है, सरल शर्करा में बदलता है, शर्करा में बदल देता है। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ मैं फिर से समझाऊंगा। ये वाला एक टॉपिक ऐसा पॉइंट बना के आपको इसी के नीचे लिखना है। क्या लिखना है? कि जटिल कार्बोहाइड्रेट को सरल शर्करा में बदलता है। कौन बदलता है? लार एमिलेज। अच्छा, अब बोलोगे सर जटिल कार्बोहाइड्रेट क्या है, सरल शर्करा क्या है? जटिल कार्बोहाइड्रेट यानी जो आप रोटी दाल चावल खाते हैं उसके अंदर से हमको मिलता है भरपूर मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, और वो कार्बोहाइड्रेट का कन्वर्ट अपने को करना होता है सरल शर्करा यानी ग्लूकोज जैसी शर्कराओं में करना होता है या सुक्रोज जैसी शर्कराओं में करना होता है। इसके लिए क्या काम आता है हमारा? लार एमिलेज। यानी हम लोग इस तरह से ये भी कहते हैं कि पाचन की शुरुआत मुख गुहा से होती है। पाचन की शुरुआत कहाँ से होती है? शुरुआत मुख गुहा से होती है, मुख गुहा से होती है। अच्छा, अभी एक और चीज़ है, हमारे मुंह के अंदर जीभ भी पाई जाती है। इस जीभ का क्या काम है? आप बोलोगे सर जीभ का काम तो बोलना है, साथ ही में और भी तो काम होगा ना। तो जब हम खाना खाते तब जीभ क्या करती है? तो जीभ का भी एक काम है। जीभ क्या करती है? जीभ ये क्या काम करती है? जीभ यानी टंग, हमारी क्या टंग। जीभ यह लार रस को, किसको? लार रस को भोजन के साथ मिलाती है। किसके साथ? भोजन के साथ मिलाती है, मिक्स करने का काम करती है, मिलाती हैं। जैसे कि जो चमचे क्या काम करते हैं? जो चमचे काम करते हैं ना, वही हमारी जीभ काम करती है। आप देखते होंगे ना क्लास में एक दो बच्चे होते हैं ऐसे, दो चार बच्चे क्लास में जो इधर की उधर करते हैं, उधर की इधर करते हैं, इधर की यहाँ ले जाते हैं, फिर स्कूल वाले सर के ट्यूशन वाले सर के पास, ट्यूशन वाले सर के स्कूल वालों सर के पास, या फिर स्कूल में जो बच्चा बैठा उसकी बुराई ट्यूशन वाले सर के। मतलब ये जो चमची तरीके के बच्चे होते हैं ना, वो चमचे तरीके का काम इसी का होता है। किसका? हमारी जीभ का काम होता है, जो क्या करती है? लार रस को और भोजन को अच्छे से मिलाती है। आप देखते हो ना भैंस खाती है, ऐसा करती है ना, वैसे ही तो हमारी जीभ भी है ना। आप नोटिस करना, जीभ क्या कर रही है? खाने को मिला रही है। किसके साथ? लार रस के साथ। क्यों? क्योंकि लार के अंदर रहा हुआ लार एमिलेज जटिल कार्बोहाइड्रेट को बदल सके सरल शर्करा में। अब भोजन कहाँ आता है भाई? मुंह से यहाँ पर एक नली होती है, यहाँ से होता आमाशय तक जाता है भोजन। चलिए एक बार चित्र में समझ लेते हैं वापस थोड़ा सा। अरे भैया कहाँ गया? ये रहा, चलिए। अच्छा, हमने जो भी पाचन समझा वो कौन सा था भैया? मुख गुहा वाला। कौन सा? मुख गुहा में जो पाचन हो रहा है हमने वो वाला समझा है। अब मुख गुहा से भोजन कहाँ जाता है? ग्रसिका से होता हुआ आमाशय में जाता है। कहाँ जाता है? आमाशय में जाता है। तो अभी अपने को कहाँ समझना है? आमाशय वाले भाग में जो पाचन हो रहा है वो पूरा अच्छे से डिटेल में समझना है। चलिए तो जाते हैं हम लोग आमाशय वाले टॉपिक पे। ये था हमारा मुख गुहा वाला। अब देखते हैं, ये हमारा एक रहा आमाशय। ऐसे दो नहीं होते, मैंने दिखाया है खाली, रियल में ये कुछ ऐसा होता है जब अपने पीछे से साइड से देखेंगे तो। और ये वाला इसका सी सेक्शन है, ऐसे काटा गया है। जैसे कि मेरा ये ग्लास है, ये ग्लास है, ये मेरे लिए आमाशय जैसा काम कर रहा है। यहाँ से मैं भोजन अंदर ला रहा हूँ और यहाँ से नीचे जा रहा है छोटे हाथ में। लेकिन इसको मैं ऐसे बीच से काट दूँ तो कैसा भाग दिखेगा? वो ये वाला व्यू है, उसको सी सेक्शन बोला जाता है या अनुप्रस्थ काट बोला जाता है। क्या है? अनुप्रस्थ काट। यानी आमाशय को खड़ा ऐसे दो भागों में चीर दिया गया है और एक भाग आपको यहाँ से ये यहाँ पर दिखाया गया है। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा आमाशय में पाचन, यानी मैं टॉपिक भी बना लूँगा क्या? आमाशय। ठीक है, इसको जठर भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? जठर बोला जाता है।
अंग्रेजी में इसको स्टमक कहते हैं। ठीक है, अब मैं लिखूँगा यहाँ से मुख गुहा से जो भोजन है वो कहाँ आता है, से भोजन ग्रसिका से होता हुआ, कहाँ से होता हुआ, ग्रसिका से होता हुआ कहाँ आता है, आमाशय में आता है। कहाँ आता है, आमाशय आता है। ठीक है भाई, कहाँ आता है, अब भोजन साहब आ गए भाई साहब कहाँ पर, आमाशय में। अब आमाशय में जब जाते हैं तो खेल थोड़ा सा और ख़तरनाक हो जाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर इसका स्वागत करता है तहे दिल से हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कौन स्वागत करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी HCl इसका स्वागत करता है। कैसे, चलिए तो पहले आमाशय के बारे में थोड़ा ऊपर से समझते हैं, फिर मैं इधर लिख कर समझाऊंगा। तो आमाशय भाई साहब कुछ इस ढंग का ऐसा एक ऑर्गन है, ये कुछ ऐसा। ठीक है, ये क्या बनाया मैंने, आमाशय बनाया भाई। और ये क्या थी, ग्रसिका। ग्रसिका से होता हुआ भोजन कहाँ है, आमाशय में आया है। तो आमाशय के अंदर क्या क्या इसमें चीज़ें होती है मैं पहले आपको समझा देता हूँ। आमाशय के अंदर कुछ ग्रंथियाँ होती जिसका नाम होता है जठर ग्रंथियाँ। जठर ग्रंथियों के अंदर से क्या क्या चीज़ें यहाँ पर स्त्रावित होती है आपको ध्यान रखना है। एक स्त्रावित होता है HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये मैं समझने के लिए लिखा रहा हूँ, अब इसको नोट्स में मत लिखना। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। दूसरा क्या होता है भाई साहब, दूसरा इसमें होता है पेप्सिन। क्या होता है, पेप्सिन। तीसरा हम लोग ध्यान रखेंगे यहाँ पर श्लेष्मा। क्या, श्लेष्मा। क्या, श्लेष्मा। अब भाई साहब आपको ये पता होना चाहिए कि आपका जो ये पेट है इसके अंदर ये जठर और या फिर आमाशय आया हुआ है, इसकी ग्रंथियाँ, जठर ग्रंथियाँ होती है वो क्या क्या स्त्रावित करती है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्त्रावित करती है। अब बोलोगे सर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, अम्ल यानी एसिड हो गया। अब एसिड का क्या काम है, अब कोई पता होना चाहिए कि भाई साहब आपके पेट के अंदर इतना खतरनाक एसिड होता है जो कि अगर चमड़ी पे गिर जाए तो चमड़ी जल के राख हो जाएगी। मतलब चमड़ी के ऊपर अगर गिर जाए तो वो चमड़ी कैसी हो जाएगी, एकदम वहाँ से मतलब ख़राब हो जाएगी। इतना खतरनाक एसिड आपके पेट में ऑलरेडी हाजिर होता है। तो आप सोचो कि इतना खतरनाक एसिड जब आपके पेट में है, यहाँ पर मैं एसिड को यहाँ पर अलग कलर से दर्शा देता हूँ। यहाँ पर क्या है, एसिड। अब ये HCl एसिड है। तो ये इतना खतरनाक एसिड जब हमारे पेट में है तो इसकी दीवार है यानी आमाशय की दीवार है कि ये क्यों नहीं जल भुन जाती भाई साहब, ये क्यों नहीं ख़राब हो जाती। ये जो आमाशय है इसके अंदर मैंने बोला एसिड है। तो बोलोगे सर एसिड अगर हमारे पेट के अंदर है तो अंदर भी तो मतलब सब कुछ जल भुन जाना चाहिए। तो क्यों नहीं जलता, क्योंकि इसकी जो दीवार है, इसकी दीवार है, इस पर एक प्लास्टर किया जाता है। हमारा शरीर क्या करता है, यहाँ पर एक प्लास्टर का काम करता है। प्लास्टर यानी समझते हैं, जब ईंट लगाते हैं ना, ईंटें वाली दीवार बनाते हैं, फिर सीमेंट से एकदम मस्त कैसा प्लास्टर कर देते हैं, वैसे ही इसके अंदर प्लास्टर होता है। अब वो प्लास्टर किस चीज़ का होता है, श्लेष्मा का होता है। किसका होता है, श्लेष्मा। श्लेष्मा क्या होता है, एक चिपचिपा पदार्थ होता है। यानी जब आपको सर्दी होती है ना तब आप नाक पोंछते हो ऐसा करके तो कैसे चिपचिपा पदार्थ निकलता है, कुछ उसी ढंग का चिपचिपा पदार्थ, लेकिन क्वालिटी उसकी अलग होती है। ठीक है, वो इसके अंदर यहाँ पर होता है, इस दीवार के पास ऐसा। ठीक है, तो जब ये दीवार के संपर्क में होता है तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड की वजह से आमाशय की दीवार है वो खराब नहीं होती है या उसमें जलन अनुभव नहीं होती है। लेकिन कभी कभार जब हम दबा के खाते हैं या मसालेदार ज़्यादा खाते हैं तो ये एसिड ज़्यादा निकलता है और उसकी वजह से क्या होता है, अपने को एसिडिटी जैसा अनुभव होता है। आपने सुना होगा ना ऐड, एसिडिटी, इनो, ये सब ऐड सुने होंगे एसिडिटी के लिए। वो समोसा खाता है चाचा और वो बोलते हैं इनो लाओ, 6 सेकंड में एकदम राहत। तो एकदम राहत भी मिल जाती है कई बार। तो हम लोग समझ रहे हैं अब HCl के बारे में। किसके बारे में, HCl। भाई साहब HCl खतरनाक
बहुत ही खतरनाक एसिड है, जिसकी पीएच कितनी होती है 1.2 के समथिंग इसकी पीएच होती है। पीएच मतलब ये बहुत हाईली एसिडिक है। अगर इतना एसिड हमारे पेट में बन रहा है तो भाई पेट को नुकसान भी हो सकता है। नुकसान न हो इसके लिए हमारी जठर ग्रंथियाँ क्या स्रावित करती है, श्लेष्मा। क्या? श्लेष्मा। क्या? कौन सी माँ? श्लेष्मा। सोचो माँ का काम हमेशा क्या होता है, रक्षा का काम होता है, तो ये वाली भी माँ है श्लेष्मा। कौन सी माँ है? श्लेष्मा। अब आप ये सोचो कि जब ये एसिड इतना खतरनाक है तो हमारी आमाशय इसको बनाती क्यों है भाई? क्यों बनाती है? क्योंकि इधर एक भाई साहब बैठे हैं, पेप्सिन। क्या है? पेप्सिन। ये निष्क्रिय अवस्था में होते हैं। इसको सक्रिय करने के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड बहुत ही ज़रूरी होता है। ये भी जठर ग्रंथियों से निकलता है। पेप्सिन भी कहाँ से निकलता है? जठर ग्रंथि से ही निकलता है, लेकिन ये निष्क्रिय अवस्था में होता है। अब इसको सक्रिय करना तो कौन चाहिए होगा? एसिड चाहिए। अब लोग इसको सक्रिय क्यों करोगे? क्योंकि इसका भी कारण है। इसको सक्रिय इसलिए करना है क्योंकि ये प्रोटीन का पाचन करता है। किसका पाचन करता है? प्रोटीन का पाचन करता है। हमने दाल खाई है, जो कुछ भी मांस खाया है, उसको पचाकर उसमें से प्रोटीन निकालने का काम किसका है भाई साहब? पेप्सिन का काम है। लेकिन पेप्सिन क्या होता है? निष्क्रिय अवस्था में होता है, तो उसको सक्रिय करने के लिए आता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड आने वाला है तो आमाशय को नुकसान भी हो सकता है। इसके लिए वहाँ पर पहले से क्या उपस्थित होता है? श्लेष्मा। क्या उपस्थित होता है भैया? श्लेष्मा। क्या? श्लेष्मा। चलिए इसको अच्छे से पहले लिख कर समझते हैं अब, ठीक है। आमाशय के अंदर मैं लिखूँगा आमाशय की दीवार इसकी दीवार में क्या पाई जाती है? जठर ग्रंथियाँ पाई जाती है। क्या? जठर ग्रंथियाँ पाई जाती है। क्या? जठर ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। अब ये जठर ग्रंथियाँ किसका किसका स्त्रावण करती है? मैं यहाँ पे लिखूँगा अलग से। जठर ग्रंथियाँ क्या करती है भाई? जठर ग्रंथियाँ HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का, अच्छा दूसरा क्या है? श्लेष्मा, और तीसरा पेप्सिन का स्त्रवण करते हैं। क्या क्या करती है? इतना काम करती है। अब सबका अपना अपना काम है। क्या करता है? पेप्सिन प्रोटीन पाचक एंजाइम है। क्या है? पेप्सिन यह प्रोटीन पाचक एंजाइम, लेकिन कैसा? निष्क्रिय है। ये कैसा है? निष्क्रिय प्रोटीन पाचक एंजाइम है, जिसे सक्रिय करने के लिए, जिसे क्या? सक्रिय करने के लिए, सक्रिय करने के लिए किसको आना पड़ता है? HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्त्रावण होता है, का स्त्रावण किया जाता है। बहुत बढ़िया सर, ये तो बहुत अच्छी बात है। चलिए HCl का स्त्रावण किया जाता है। अब क्या है? HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अत्यधिक सांद्र होता है। कैसा होता है? अत्यधिक सांद्र होता है। कैसा होता है? सांद्र का मतलब जानते हो? बहुत खतरनाक होता है। ये
बहुत ही खतरनाक होता है, सांद्र होता है। अतः मैं ऐसा लिखूंगा, अतः आमाशय की दीवार, क्या, आमाशय की दीवार पर क्या लगता है, आमाशय की जो अंदरूनी दीवार है उस पर श्लेष्मा का आवरण होता है। किसका? श्लेष्मा। कलर चेंज, श्लेष्मा सुरक्षा का कार्य करती है, सुरक्षा का कार्य करती है। बहुत बढ़िया भाई साहब। तो अभी अगर मैं आपसे यहाँ पर 2 क्वेश्चन पूछूं, ठीक है, चलिए हम लोगों ने अभी क्या समझा है, मुख से पाचन के बारे में समझ लिया, ग्रसिका से होता हुआ भोजन कहाँ जा रहा है, आमाशय में, आमाशय में कैसे पाचन होता है उसके बारे में समझ लिए। मैं यहाँ पर 2 आपको क्वेश्चन दूंगा KBH के लिए, कौन बनेगा होशियार। KBH के 2 क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन ये कि पाचन की शुरुआत कहाँ से होती है, पाचन, उत्तर आप कमेंट में लिखेंगे कि शुरुआत कहाँ से होती है। ठीक है, पहला ये कहाँ से होती है, कौन बनेगा होशियार। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन नंबर 2 जो है मेरा वो कि लार रस का क्या कार्य है, किसका, लार या लार एमिलेज का कार्य, एमिलेज का कार्य, खाली जगह है, क्या कार्य है वो आपको लिखना है, भले एक लाइन में आए आधी लाइन में। तीसरा क्वेश्चन एक लास्ट आज का, कौन बनेगा होशियार का, क्वेश्चन नंबर 3, प्रोटीन के पाचन की शुरुआत कहाँ से होती है, प्रोटीन के पाचन की शुरुआत कहाँ से होती है, कि शुरुआत कहाँ से होती है, कहाँ से होती है। इन 3 प्रश्नों के उत्तर आप मुझे कमेंट में लिखोगे। ठीक है, चलिए भाई, अब एक बार फिर से जो मैंने पढ़ाया वो वापस रिवाइज कर लेते, फिर अगले टॉपिक पे बढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा भाई साहब कि पाचन की शुरुआत हमारे मुख से हो जाती है और उसके बाद मुख के अंदर सबसे पहले हमारे भोजन को किसका सामना करना पड़ता है, दांतों का। दांत क्या करते हैं, भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में खंडित कर देते हैं। जब छोटे टुकड़ों में खंडित हो जाए फिर इसके बाद या उसी समय क्या निकलता है, लाला रस। क्या निकलता है, लाला का रस। किसका रस, लाला का रस, यानी लार रस निकलता है। उस लार रस यानी वो लिक्विड जैसा होता है। लार रस के अंदर एंजाइम होता है, एक तरीके का केमिकल होता है, जैव रासायनिक एंजाइम उसको बोला जाता है। उस लाला रस का कार्य क्या है, वो लाला रस जटिल कार्बोहाइड्रेट को सरल शर्करा में बदलता है। जो कार्बोहाइड्रेट उसको सरल शर्करा में बदलने का काम करता है। कार्बोहाइड्रेट यानी उसे मंड भी कह सकते हैं। और मंड के पाचन की शुरुआत कहाँ से हो जाती है, मुंह से हो जाती है। यानी कार्बोहाइड्रेट और मंड दोनों एक ही चीज़ है। जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है क्या, कि मुख गुहा में लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। लार ग्रंथियाँ लाला रस का स्राव करती है, यानी जिसे हम लार भी कहते हैं। अच्छा, उस लाला रस यानी लार रस में क्या होता है, जैव रासायनिक एंजाइम होता है जिसे लार एमाइलेज या लार एमिलेज कहते हैं। उसमें क्या पाया जाता है, लार एमिलेज पाया जाता है। और लार एमिलेज का क्या काम है, लार एमिलेज क्या करता है, जटिल कार्बोहाइड्रेट को यहाँ पर हम मंड भी लिख सकते हैं। ठीक है, जटिल कार्बोहाइड्रेट को किस में बदलता है, सरल शर्करा में बदलता है। फिर पाचन की शुरुआत मुख गुहा से होती है। ये बहुत अच्छा पॉइंट है। जीभ यह लार रस को भोजन के साथ मिलाती है। जीभ क्या करती है, अब जीभ का काम क्या है, जीभ का तो बहुत सारा काम है। मार खिलाने का काम भी किसका है, जीभ का है। ये 32 जो पुरुष खड़े हैं उसको मार खिलाने का काम एक स्त्री कर सकती है। कौन, जीभ, स्त्री जाती है।
और पुरुष नर जाति 32 के 32 है, वो कुछ नहीं बिगाड़ सकते इस जीव का। वो 4 शब्द बोल के वो तो अंदर छुप जाएगी, ऊपर से टूटेंगे कौन? ये 32 के 32 पुरुष पिट जाएंगे, मार खा जाएंगे। तो जीव यह लार रस को भोजन के साथ मिलाती है। जीव का ये भी एक काम है, ये भी काम है क्या कि जो लार रस है उसको भोजन के साथ मिक्स करती है ताकि पाचन अच्छा हो सके। अब ये भोजन कहाँ जाता है? अब भोजन मुख गुहा से भोजन ग्रसिका से होता हुआ आमाशय में जाता है। कहाँ पर? आमाशय में जाता है। इस आमाशय की दीवार के अंदर क्या पाई जाती है भैया? इसमें ग्रंथियाँ पाई जाती है, जठर ग्रंथियाँ। क्या पाई जाती है? जठर ग्रंथियाँ। अब वो जठर ग्रंथियाँ क्या करती है? तो जठर ग्रंथियाँ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, श्लेष्मा और पेप्सिन का स्रवण करती है। बहुत बढ़िया, ये भी अच्छी बात है। पेप्सिन यह प्रोटीन पाचक एंजाइम है, ये प्रोटीन का पाचन करता है। किसका? प्रोटीन का पाचन। यानी हम ये भी कह सकते हैं कि प्रोटीन के पाचन की शुरुआत हमारे आमाशय से होती है। ठीक है, अगली बात, जिसे सक्रिय करने के लिए HCl का स्रवण किया जाता है। अब ये निष्क्रिय अवस्था में होता है, उसको सक्रिय करना होता है। तो कौन आता है भाई साहब? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अत्यधिक सांद्र, यानी ये बहुत खतरनाक है भाई साहब। ये कैसा है? बहुत खतरनाक है। तो क्या होगा? अतः आमाशय की दीवार पर श्लेष्मा सुरक्षा का कार्य करती है। इसके लिए आमाशय की दीवार में श्लेष्मा क्या करती है? सुरक्षा का कार्य करती है। यानी ये जो हमारी क्या थी, ग्रसिका से होता हुआ भोजन कहाँ है? आमाशय में है। ऐसा लगता नहीं आम है, जैसे आम लटक रहा है। ठीक है, फिर आगे तो छोटी आता है। तो इसकी जो दीवार है, ये दीवार, इसके अंदर श्लेष्मा का आवरण हो जाए। तो मैं श्लेष्मा बना देता हूँ हल्की सी ब्लू कलर की। ये श्लेष्मा, अरे भैया ब्लू कलर, अरे ब्लू कलर किधर गया? ये रहा। ठीक है, ये रही मेरी श्लेष्मा। श्लेष्मा क्या भाई साहब? एक चिपचिपा पदार्थ है। ये रहा, देखो बना दिया श्लेष्मा। ठीक है, अब इसके अंदर कौन आएगा भाई साहब? पीले कलर का मैं बना देता हूँ एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl। क्या है? HCl। फिर इसमें मैं एक ब्लू कलर का बना देता हूँ, क्या? स्टार करके बना देता हूँ, पेप्सिनोजन, जो प्रोटीन का पाचन करेगा। समझ में आ रही क्या? अब इसी से जुड़ी एक बीमारी का नाम बताते हैं। अच्छा, ये 3 क्वेश्चन है, इसके उत्तर आपको लिखने हैं कमेंट्स में। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब मैं एक और आपसे क्वेश्चन करूँगा यहाँ पे भाई साहब। हाँ, एक क्वेश्चन। हाँ, आपने कभी सुना है, आपके बुक में ही क्वेश्चन दिया है, थियरी के अंदर ही दिया, कि आपने कभी ये सुना है कि लोग ऐसा बोलते हैं कि भैया मेरे को एसिडिटी हो रही है, या यहाँ पर जलन हो रही है, या मेरे को ऐसा लग रहा है मेरे पेट में गैस बन गई है। तो गैस, एसिडिटी, जलन, इन सब का कारण कौन होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या काम होता है? कौन ये करता है ये सब? मतलब इस सब के पीछे किसका हाथ होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का काम होता है। मतलब कई बार मैंने अभी भी बताया कि जब हम बहुत सारा ओवरलोड कर देते हैं, या दिन भर खा करते हैं, या फिर हैवी प्रोटीन वाला या हैवी ऐसी चीज़ें खा लेते हैं जिसका पाचन पेट के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। दिन भर खा करेंगे, ऑयलिन ये सब खाएंगे, तो क्या होगा कि इन सब चीज़ों को पचाने के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड आएगा, बाहर आएगा। एक बार नहीं 10 बार आएगा। 10 बार खाएंगे तो बेचारे को 10 बार आना पड़ेगा एसिड को। एसिड तो आएगा ही ना, क्योंकि उसको लगेगा कि भाई चलो प्रोटीन का पाचन करके आते हैं, खाना आया है, हमको संकेत मिला पिट्यूटरी ग्रंथि से कि भाई देखो भोजन आ चुका है पेट में, चलो पाचन करके आते हैं। वहाँ पे जाके देखते तो भाई इन्होंने इतना सा खाया होता है, और ये भाई इतना सारा है, वहाँ पे एसिड चला जाता है। बार जब एसिड पेट में आता है तो फिर क्या होता है कि वो उफान मारता है। जब डालते हो ना पानी, एक कैपेसिटी होती है गिलास की, आप उसमें पानी भर करोगे तो क्या होगा? निकल के बाहर गिरेगा। बस पेट का ही वही कमाल है। जब ज़्यादा एसिड आता है तो एसिड क्या बनाता है हमारे पेट में? एसिडिटी, यानी जलन का कारण बन जाता है। नहीं, कहीं जहाँ श्लेष्मा का भाग आस्तर थोड़ा पतला होता है, वहाँ अपने को जलन का अनुभव होता है, और यहाँ पे तो थोड़ा और कम होता है। तो एसिड जब यहाँ तक मतलब ऐसा गैस लगाता है, जलन वाला अनुभव होता है, हमें ऐसा लगता है यार मतलब जलन लग रही है। फिर हम क्या करते हैं? इनो पीते। क्या पीते? इनो, जो एक बेसिक चीज़ है। क्या है? क्षारीय चीज़ है। यानी एसिड के साथ जब क्षार चीज़ मिल जाती है तो एसिड का काम वहाँ पे ख़त्म हो जाता है। अब वो क्या बन जाता है? लवण बन जाता है। ये आप चैप्टर 2 में समझोगे या समझ भी चुके होंगे, हो सकता है। इधर आपको बात में समझ में आई।
अम्लता का कारण क्या, एसिडिटी का कारण आपको पता होना चाहिए, अभी आपको लिख लेना चाहिए, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं छोटी आंत की ओर। किसकी ओर बढ़ेंगे भाई साहब? छोटी आंत की ओर बढ़ेंगे। छोटी आंत क्या है? छोटी आंत क्षुद्रांत भी बोला जाता है उसे। जैसे कि मैंने ये चित्र बनाया है यहाँ पर, इसके बाद ये वाला भाग कनेक्ट होता आगे जाकर एक 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 नली से, क्या, नली से, और इस नली का नाम होता है छोटी आंत। क्या होता है? छोटी आंत, यानी क्षुद्रांत्र बोला जाता है। इसे क्या कहते हैं हम लोग? क्षुद्रांत्र। फिर इसके बाद आती है बड़ी आंत। क्या आती है फिर? अगर मैं चित्र बनाऊं तो इसके बाद आती है बड़ी आंत। यहाँ से शुरू हो जाती है कुछ इसी ढंग से, चलो यहीं से बना देते हैं, ऐसी बड़ी आंत। ये बड़ी आंत यहाँ से निकलेगी ऐसे करके, ऐसे करके ऐसे आ जाएगी। अब ये मैंने बनाई बड़ी आंत। अच्छा ये बताओ, मेरा एक प्रश्न है, क्षुद्रांत यानी छोटी आंत और वृद्धांत यानी बड़ी आंत, दोनों में लंबा कौन है? दोनों में लंबा कौन है? एक चीज़ यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, जो क्षुद्रांत्र है, क्या है? क्षुद्रांत्र यानी छोटी आंत जिसे हम लोग कहते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन भी कहा जाता है अंग्रेजी में, और बड़ी आंत, और क्या? वृहदांत्र। क्या? वृहदांत्र यानी बड़ी आंत। बड़ी आंत, इन दोनों में, इसमें और इसमें, किसकी लंबाई ज़्यादा होती है? लंबाई मतलब समझ रहे, 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, ये लंबाई 2 फुट, 4 फुट, 6 फुट। तो मैं बता देता हूँ, ये जो होती है 6 से 7 फुट लंबी, 6 से 7 मीटर, क्या, 6 से 7 मीटर इसकी लेंथ होती है। इसकी लंबाई क्या होती है? इसकी लंबाई कितनी होती है? 6 से 7 मीटर। तो भैया बड़ी आंत की कितनी होती है? 1 से 1.5 मीटर। क्या? 1 से 1.5 मीटर होती है, ये इसकी लंबाई है। अब आप ये सोचो कि भाई ये क्या है? ये क्या है? नाम बड़े दर्शन छोटे, क्या? ये लंबाई। नाम क्या है? बड़े दर्शन छोटे। यहीं से तो कहावत आई होगी, नाम बड़े दर्शन छोटे, नाम बड़े दर्शन। नाम तो बड़ा है वृद्धांत्र, लेकिन लंबाई उसकी क्या है? कम है। यहाँ पे नाम तो क्या है? क्षुद्रांत, लेकिन लंबाई बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये साइज़ में ऐसी 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 मोटाई में ना, ये मतलब अगर जो पाइप है इसको मैं ये वाले भाग से देखूंगा तो ये पतली दिखेगी ऐसी बहुत, और ये थोड़ी क्या होगी, अगर मैं कंपेयर करूँ तो बड़ी दिखेगी। इसलिए इसको अपने क्या कहते हैं? बड़ी आंत या बृहदांत्र कहते हैं। लेकिन इसकी लंबाई क्या होती? छोटी होती है। ये आपको पता होना चाहिए। ये नहीं वो सुने पुष्पा हैं? पुष्पा में क्या कहा जाता है आपको पता है? पुष्पा ने क्या बोला था कि छोटी आंत समझ के छोटा समझाता क्या, मैं बड़ा है। क्या बोलेगा? छोटी आंत समझ के छोटा समझाता क्या, मैं बड़ा है। ऐसा कौन बोलता है? ये छोटी आंत कहेगी। मतलब नाम छोटी आंत है, लेकिन लंबाई इसकी बहुत ज़्यादा है कंपैरेटिवली, ठीक है। चलिए अब इसके बाद एक और चीज़ समझ लेते हैं। ये जो मैं समझा रहा हूँ ये हमारे पाचन तंत्र के अंतर्गत समझने वाली चीज़ है। पाचन तंत्र में लिखना क्या है वो मैं बता रहा हूँ, जो लिख रहा हूँ ना वही लिखना है, ठीक है। जैसे कि ये वाली चीज़ मैंने यहाँ पर समझाई है, ठीक है, और ये वाला भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, ये सिर्फ समझ आया है यहाँ पर, ठीक है। और इसके पहले मैंने जितना भी लिखवाया वो आपको लिखना है। ये KBH वाले क्वेश्चन से यहाँ तक आपको सब लिखना है अच्छे से, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग छोटी आंत के बारे में समझेंगे और छोटी आंत के बारे में ही लिखना है। यहाँ पे मैं बना देता हूँ क्षुद्रांत्र। क्या बनाऊँगा? क्षुद्रांत्र। क्या? क्षुद्रांत्र यानी छोटी आंत। क्या? छोटी आंत। अंग्रेजी में क्या कहेंगे इसको? स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। क्या कहेंगे? स्मॉल इंटेस्टाइन। भाई साहब खाना आया, मुंह में गया, मुंह में मंड के पाचन की शुरुआत हो गई थी, यानी कार्बोहाइड्रेट के। फिर भोजन कहाँ गया? यहाँ से गले के अंदर एक नली होती है जिसका नाम क्या होता है? ग्रसिका। ग्रसिका से होता हुआ खाना कहाँ गया? यहाँ पर एकदम बीचों बीच। यहाँ देखोगे ना, जब खाना पे ज़्यादा खा जाते वो भाग एकदम ये सब बाहर निकलता है, तो उस भाग के यहाँ पे मतलब एक अंग होता है जिसका नाम क्या है? आमाशय। भोजन कहाँ जाता है? अब आमाशय में, यानी जठर में जाता है। जठर में मैंने समझा दिया क्या होता है। इसके बाद भोजन कहाँ जाता है?
छोटी आंत यानी क्षुद्रांत्र में, कहा जाता है क्षुद्रांत्र में। आपको यहाँ पे ये चित्र दिया गया है ना, देखेंगे इसको ध्यान से, थोड़ा और अच्छे से इसको बड़ा कर लेते हैं तो और अच्छा इसको समझने में मदद मिलेगी। ये देखो भाई साहब, ये देखो, यहाँ से इससे पहले तो क्या था, आमाशय, इसके पहले यहाँ पे क्या है भाई साहब, आमाशय है, और उसके बाद ऊपर ग्रसिका है, और यहाँ से ये शुरुआत किसकी हो रही है, छोटी आंत की। यानी जो छोटी आंत वाला भाग है इसको यहाँ पर थोड़ा डार्क कलर में किया गया है, येलो कलर, येलोश कलर, डार्क कलर दे दिया ताकि आपको पता चले कि ये क्या छोटी आंत है। फिर इसके बाद देखो ये वाला भाग आपको दिख रहा है, एक ये वाला भाग, ये हल्का सा दिख रहा होगा, ये बड़ी आंत है, आप देख पाओगे तो ये बड़ी आंत है। बड़ी आंत का भी चित्र है हमारे पास, वो भी हम देख लेंगे बाद में, ठीक है। हाँ ये रही हमारी बड़ी आंत, देख लो, ये पूरी की पूरी क्या बड़ी आंत, ये क्या है, बड़ी आंत है। चलिए, छोटी आंत में पाचन, क्या क्षुद्रांत में पाचन, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि छोटी आंत में पाचन जब हम समझेंगे तो उसके साथ साथ हमको दो ग्रंथियों के बारे में भी समझना होगा। और यानी पाचन ग्रंथियाँ, जैसे कि एक लार ग्रंथि थी ना मुंह में, वैसी दो ग्रंथियाँ और होती है, एक का नाम होता है लीवर और एक का नाम होता है अग्नाशय। क्या होता है, अग्नाशय। लीवर यानी क्या होता है, यकृत भी इससे हम कहते हैं, अग्नाशय को अंग्रेजी में पेनक्रियास भी कहते हैं। तो दो अंगों के बारे में समझना होगा। दो अंग कौन कौन से, जैसे यहाँ पे आप चित्र में देख सकते हैं। चलिए चित्र में दिखा देते हैं दोनों के दोनों अंग पहले। चलिए, हमारे सबसे पहला चित्र कहाँ है, हाँ, दुख भरे दिन बीतो रे भाया, अब सुख आयो रे। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं, हमारे एनसीईआरटी में लीवर यानी यकृत का है, ये वाला भाग आपको दिया है ना, ये वाला भाग, ये इसका नाम क्या है भाई साहब, यकृत। क्या नाम है, यकृत। देखो यहाँ पे नाम भी दिया है, यकृत मतलब क्या, लीवर, क्या लीवर। इसके बारे में भी समझेंगे। फिर इसके बाद आपको यहाँ पर एक अंग दिया, ये रहा, ये छोटा सा अंग है, देखो ये वाला, ये काम बहुत बड़ा है इसका, भले ये छोटा सा है, ठीक है। इसका नाम क्या है, अग्नाशय। क्या नाम है, अग्नाशय। यानी इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, पेनक्रियास। क्या बोलते हैं, पेनक्रियास। और ये क्या है, यकृत।